हेलो एंड वेलकम टू 100% मार्क्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का थर्ड चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स का सेकंड पार्ट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में एंड उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनके यूजेस के बारे में, और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बिटवीन सिंथेटिक फाइबर एंड नेचुरल फाइबर्स एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अगर आपने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है रेयॉन। फ्रेंच में रेयॉन का मतलब होता है रेज ऑफ लाइट, मतलब कि रोशनी की किरणें। ऐसा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये बहुत ही शाइनी होता है देखने में। इसकी बनावट, इसका अपीयरेंस बहुत ज़्यादा सिल्क से मैच करता है, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा ये आरामदायक होता है पहनने में और सस्ता होता है सिल्क के मुकाबले। इसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए वो है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज वुड पल्प से ऑब्टेन किया जाता है और इस सेल्यूलोज का हम केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, तब हम जाकर रेयॉन बना सकते हैं। सिंस इसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है और बनाने का तरीका केमिकल मेथड है, एक आर्टिफिशियल मेथड है, तो उस तरीके से ये आधा आर्टिफिशियल हो जाता है और आधा ये नेचुरल हो जाता है। तो इसीलिए हम इसे पूरी तरीके से एक प्योर सिंथेटिक फाइबर नहीं कह सकते हैं, इसलिए इसे हम सेमी सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। सेमी मतलब आधा सिंथेटिक फाइबर। रेयॉन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। रेयॉन का टेक्सचर बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट होता है और बहुत ही शाइनी अपीयरेंस होता है। रेयॉन का एक और प्रॉपर्टी ये भी है कि बहुत ही इजीली स्वेट एब्जॉर्ब कर सकता है, पसीना एब्जॉर्ब कर सकता है, और इसमें हम कोई भी तरीके का डाई आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कलर हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। रेयॉन बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इसे हम कपड़ा बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जैकेट्स, स्कार्फ, टाई, ये सब बनाने के लिए हम रेयॉन का यूज़ करते हैं। रेयॉन को अगर हम कॉटन के साथ मिक्स कर लें तो उसे हम घर के फर्निशिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बेडशीट्स, सोफ़ा कवर, पिलो कवर्स, ये सब बनाने के लिए हम रेयॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेयॉन को अगर वुल के साथ मिक्स कर दिया जाए तो उससे हम कारपेट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन। नायलॉन एक बहुत ही कॉमन सिंथेटिक फाइबर है जिसकी खोज वैलेस कैरोथर्स ने फरवरी 28, 1935 को की थी। नायलॉन का नाम दो शहरों के नाम पर रखा गया है, NY से न्यूयॉर्क एंड LON से लंदन। न्यूयॉर्क और लंदन ऐसे दो शहर हैं जहां पर नायलॉन का प्रोडक्शन एक साथ शुरू हुआ था, इसीलिए नायलॉन का नाम न्यूयॉर्क और लंदन से लिया गया है। नायलॉन एक बहुत ही ज़्यादा प्योर सिंथेटिक फाइबर है क्योंकि इसे बनाने के लिए हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। नायलॉन बहुत ही इलास्टिक, स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट फाइबर होता है। नायलॉन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि नायलॉन बहुत ही लश्चरस होता है, मतलब उसमें चमक होती है, और नायलॉन को बहुत आसानी से धोया जा सकता है। नायलॉन बहुत कम पानी सोखता है, तो इसीलिए बहुत ही जल्दी उसे आप ड्राई भी कर सकते हैं, बहुत जल्दी उसे सुखा सकते हैं। नायलॉन को मोड़ने पर, नायलॉन के किसी भी कपड़े को मोड़ने पर उसमें बहुत जल्दी क्रीजेस नहीं पड़ते हैं, उसमें रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, और नायलॉन बहुत टिकाऊ होता है, बहुत ड्यूरेबल होता है। कई सालों तक आप नायलॉन को इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत जल्दी वो डैमेज नहीं होता है। नायलॉन के कई यूजेस हैं। सिंस नायलॉन बहुत ही कम पानी सोखता है, इसीलिए नायलॉन को हम अम्ब्रेला बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, रेनकोट्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, स्विमवेयर भी बना सकते हैं नायलॉन से। नायलॉन को अगर वुल के साथ मिक्स किया जाए तो उससे हम सॉक्स और स्वेटर्स भी बना सकते हैं। नायलॉन का इस्तेमाल टूथब्रश के ब्रिसल्स बनाने के लिए भी होता है, और पहाड़ चढ़ने के लिए जो रस्सी का हम यूज़ करते हैं, क्लाइंबिंग रोप्स जिसे कहा जाता है, वो भी नायलॉन से बनाया जाता है। नायलॉन का इस्तेमाल पैराशूट्स, कारपेट्स, कर्टन्स बनाने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। नोमैक्स एक तरीके का नायलॉन है, एक तरीके का पॉलीमर है जो नायलॉन की कैटेगरी में रखा जाता है। नोमैक्स एक फायर प्रूफ पॉलीमर होता है जिससे कि फायर प्रूफ सूट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर है पॉलिएस्टर।
पॉलिएस्टर के बारे में हम लोगों ने हमारी फर्स्ट वीडियो में देखा है कि पॉलिएस्टर का जो मोनोमर होता है वो होता है एस्टर। मतलब कि एस्टर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसको लगातार जोड़कर हमने पॉलिएस्टर बनाया है। पॉलिएस्टर का एक दूसरा नाम होता है टेरिलीन, इसे टेरिलीन भी कहा जाता है। और इस टेरिलीन को अगर हम कॉटन के साथ मिक्स करें तो हमें एक नया ब्लेंड मिलता है जिसे हम कहते हैं टेरिकॉट। और टेरिकॉट में टेरी टेरिलीन से आता है और कॉट कॉटन से आता है, उस तरीके से इसका नाम रखा गया है। और टेरिकॉट टेरिलीन के मुकाबले बहुत ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब कर पाता है। उसी तरीके से टेरिलीन का एक और ब्लेंड हम बना सकते हैं, उसे अगर हम वुल के साथ मिक्स करें तो हमें टेरी वुल मिलता है, वो भी एक तरीके का ब्लेंड है। पॉलिएस्टर की कई प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पॉलिएस्टर बहुत ही मज़बूत होता है, हल्का होता है और रिंकल रेजिस्टेंट होता है, मतलब उसे मोड़ने पर उसमें फोल्ड्स नहीं पड़ते हैं। पॉलिएस्टर बहुत स्ट्रेचेबल होता है, उसे स्ट्रेच किया जा सकता है, उसका लेंथ हम इंक्रीज़ कर सकते हैं उसे खींचकर। और पॉलिएस्टर ड्यूरेबल होता है, टिकाऊ होता है और बहुत जल्दी डैमेज नहीं होता है। पॉलिएस्टर बहुत जल्दी सिकुड़ता भी नहीं है, बहुत जल्दी श्रिंक नहीं होता है। पॉलिएस्टर मॉथ रेजिस्टेंट भी होता है, जिसका मतलब है कि उसमें बहुत जल्दी फंगस नहीं लगता है, कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, क्योंकि उसे केमिकल से बनाया जाता है। उसे किसी भी नेचुरल सोर्स, प्लांट या एनिमल प्रोडक्ट से हम नहीं बनाते हैं, इसलिए उसमें कोई भी कीड़े मकोड़े या फंगस नहीं लगता है। पॉलिएस्टर के कई यूजेस हैं, जैसे कि टेरिकॉट जो कि पॉलिएस्टर का ही एक ब्लेंड है, उसका इस्तेमाल किया जाता है कन्वेयर बेल्ट्स को बनाने में। कन्वेयर बेल्ट्स बनाने के लिए इलास्टिक मटेरियल का ज़रूरत होता है और टेरिकॉट इलास्टिक होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए उसे कन्वेयर बेल्ट्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। पॉलिएस्टर की और भी यूजेस हैं, जैसे कि ये बहुत ही लाइट वेट होता है, जैसे इसकी प्रॉपर्टी है कि काफ़ी ये हल्का होता है, तो इसे बोट के लाइट वेट सेल्स को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके और भी जैसे ब्लेंड्स हैं, जैसे टेरिकॉट है, उसे ड्रेस मटेरियल के तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़े बनाने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। और इसका एक और ब्लेंड है टेरी वुल, जिसे हम पॉलीवुल भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल स्वेटर्स और शॉल बनाने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर है एक्रिलिक। एक्रिलिक एक सब्स्टिट्यूट है वुल का, मतलब कि इसे हम वुल के जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वुल के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ दिखाई देते हैं और ये वुल जैसा होता है, इसलिए हम इसे आर्टिफिशियल वुल भी कह सकते हैं। ये वुल के मुकाबले कंपैरेटिवली सस्ता होता है और ये बहुत से वैरायटी ऑफ कलर्स में बनाया जाता है। इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि ये वुल जैसा सॉफ्ट होता है, वार्म होता है, लाइट वेट होता है और रिंकल रेजिस्टेंट होता है। इसे हम सिकुड़ता हुआ नहीं देख सकते हैं, ये बहुत जल्दी सिकुड़ता नहीं है, अपने शेप को रिटेन करके रखता है। और जैसा कि वुल में हम देखते हैं कि ये बहुत उसमें फंगस लग जाता है वुल में, या बहुत सारे इंसेक्ट्स उसको अटैक कर सकते हैं, लेकिन यही चीज़ हम एक्रिलिक में नहीं देखते हैं, क्योंकि एक्रिलिक सिंथेटिक फाइबर है, तो इसमें बहुत जल्दी कीड़े मकोड़े अटैक नहीं कर पाते हैं, फंगस नहीं लगता है और बहुत सारे केमिकल से भी इसे नुकसान नहीं पहुँचता है। एक्रिलिक के कई यूजेस हैं, जैसे एक्रिलिक का इस्तेमाल स्वेटर्स, शॉल्स, कारपेट्स, ब्लैंकेट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये वुल जैसा वार्म होता है, तो ये सारी चीज़ें हम इनसे आराम से बना सकते हैं। एक्रिलिक का एक एक्रिलिक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी बनाया जाता है उससे, जिसका इस्तेमाल फर्दर आँखों में लगने वाले ऑप्टिकल लेंसेज को बनाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर है स्पैंडेक्स। स्पैंडेक्स का एक और नाम है लाइक्रा। स्पैंडेक्स या लाइक्रा को सबसे पहले इन्वेंट किया था दो लोगों ने मिलकर। इनके नाम हैं C.L. सैंडक्विस्ट एंड जोसेफ शिवर्स, और ये इन्होंने इन्वेंट किया था वर्जीनिया में। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि स्पैंडेक्स या लाइक्रा बहुत ही इलास्टिक होता है नेचर में, और इसी इलास्टिक प्रॉपर्टी के वजह से इसका इस्तेमाल ये है कि इससे हम स्केटिंग कॉस्ट्यूम्स, स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स, कैप्स एंड टी शर्ट्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स एंड नेचुरल फाइबर्स के प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करेंगे। पहला प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब कि वो फाइबर कितना मज़बूत है।
तो सिंथेटिक फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स में देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि सिंथेटिक फाइबर्स में ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, वो ज़्यादा मजबूत होते हैं और जल्दी ब्रेक नहीं होते हैं। तो किसी भी फाइबर की स्ट्रेंथ को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या कैसे पता करेंगे कि कौन सा फाइबर कितना मजबूत है? तो फाइबर का जो यार्न होता है, जो धागा होता है, उसकी मजबूती पता करने के लिए हमें ये देखना है कि क्या वो धागा बहुत ज़्यादा वेट सह सकता है या नहीं। अगर उस धागे से हम कोई वेट बांध कर लटका देंगे तो वो कितने देर तक उस लोड को संभाल कर रख सकता है और कितना ज़्यादा वो लोड सह सकता है। तो जितना ज़्यादा वो लोड सह पाएगा उतना ज़्यादा मजबूत वो धागा होगा। और अगर वो इजीली ब्रेक हो जाता है, तुरंत ब्रेक हो जाता है लोड डालने पर और वो लोड को सह नहीं पाता है, तो इससे ये पता चलता है कि वो फाइबर मजबूत नहीं होगा, वीक होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके हम लोग एक एक्टिविटी यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग पता करेंगे या प्रूफ करेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ 3 फाइबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 अलग अलग फाइबर्स का यूज़ करेंगे, वुल, कॉटन एंड नायलॉन। 3 फाइबर्स अलग अलग हैं और इन फाइबर्स के हम धागे यूज़ करने वाले हैं। इन धागों को हम लोग एक सपोर्ट से बांध देंगे और वहाँ से हम लोग उस धागे को लटकाकर उस धागे से एक भारी लोड बांध कर लटका देंगे। और उसके बाद हमें देखना है कि कौन सा धागा सबसे ज़्यादा देर तक टिकता है और कौन सा धागा सबसे जल्दी टूट जाता है। तो सबसे पहले हमें ये प्रोसेस करना है कॉटन के साथ। तो कॉटन के धागे से जब हम किसी भारी सामान को लटकाते हैं बांधकर, तो हम देखते हैं कि काफ़ी जल्दी कॉटन का धागा टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। और इससे ये प्रूव होता है कि कॉटन सबसे वीक है क्योंकि वो सबसे जल्दी टूट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वुल के धागे के साथ। वुल के धागे के साथ जब हम किसी भारी सामान को लटका रहे हैं तो वो बहुत जल्दी नहीं टूट रहा है, तो इसीलिए हम और ज़्यादा वेट उसमें इंक्रीज़ करेंगे ताकि हम देखना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा वेट वो सह पाता है। तो थोड़ा और वेट इंक्रीज़ करने पर हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद वुल का धागा भी टूट जाता है। तो इससे ये प्रूव होता है कि वुल जो है वो कॉटन के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर है, लेकिन वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि बहुत ज़्यादा वेट वो सह सके। और लास्ट में जो हमारे पास फाइबर है वो है नायलॉन। नायलॉन के धागे से भी हम लोग सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे और हम लोग देखेंगे कि नायलॉन का धागा कितने देर तक और कितना ज़्यादा लोड सह पाता है। हम लोग देखेंगे कि नायलॉन के केस में बहुत देर तक नायलॉन का धागा ब्रेक नहीं होता है। इवन हम लोग बहुत ज़्यादा उसमें वेट इंक्रीज़ करते हैं तो भी बहुत देर तक नायलॉन का धागा उस लोड को सह पाता है और जल्दी टूटता नहीं है। इससे ये प्रूव होता है कि इन सारे फाइबर्स में नायलॉन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो बहुत देर तक भारी लोड को सह पाता है और उसे खींचकर पकड़कर रख पाता है। तो इससे ये प्रूव होता है कि सिंस नायलॉन सिंथेटिक फाइबर है तो वो इन सारे फाइबर्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग है और वुल का जो स्ट्रेंथ है वो मीडियम है और कॉटन का स्ट्रेंथ सबसे कम है। तो इस एक्टिविटी से हम यही समझ रहे हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स स्ट्रॉन्गर होते हैं, नेचुरल फाइबर्स थोड़े कमज़ोर होते हैं, उतने स्ट्रॉन्गर नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, जिसका मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर फाइबर या उसका बना हुआ फैब्रिक कितना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सकता है, कितना ज़्यादा पानी सोख सकता है। जो भी फैब्रिक जितना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा उसका वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी उतना ही ज़्यादा होगा और जो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा उसका वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी कम होगा। जो कम पानी एब्जॉर्ब करता है उसको ड्राई करना भी बहुत इजी है और जो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है उसको ड्राई करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग एक एक्टिविटी से ये प्रूव करने वाले हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स की वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम होती है और नेचुरल फाइबर्स की वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो इसके लिए हमें 4 डिफरेंट टाइप के फैब्रिक के टुकड़े लेने होंगे, कॉटन, वुल, पॉलिएस्टर और नायलॉन। इन चारों टाइप के फैब्रिक के स्ट्रिप्स काटने हैं, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स लेने हैं और इन चारों स्ट्रिप्स को हमें कलर्ड वाटर में, अलग अलग कंटेनर्स में कलर्ड वाटर लेकर इनके निचले भाग को उनमें डुबाकर डिप करके छोड़ देना है
और 10-15 मिनट के बाद हमें इन्हें चेक करना है कि कौन सा स्ट्रिप सबसे ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर पाता है। तो थोड़ी देर के बाद जब हम इसे चेक करेंगे तो हमें ये दिखेगा कि कॉटन का स्ट्रिप सबसे ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है, और उससे थोड़ा कम वुल ने एब्जॉर्ब किया है, और उससे कम पॉलिएस्टर ने एब्जॉर्ब किया है, और सबसे ज़्यादा कम पानी नायलॉन के स्ट्रिप ने एब्जॉर्ब किया है। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो भी नेचुरल फाइबर्स हैं, मतलब जो नेचुरल फाइबर्स हमने यहाँ लिया है कॉटन और वुल, ये ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर पाते हैं, मतलब इनकी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। और उसी तरीके से जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं पॉलिएस्टर और नायलॉन, उनकी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम है। अगर इन्हीं स्ट्रिप्स को हम धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं तो इन सब में से सबसे पहले नायलॉन ड्राई होता है, क्योंकि उसमें वाटर का अमाउंट पहले से ही कम है, तो उसे सूखने में भी बहुत कम टाइम लगता है। तो इससे ये प्रूव होता है कि सिंथेटिक फाइबर्स का वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम होता है, इसीलिए उन्हें ईज़िली ड्राई किया जा सकता है। लेकिन नेचुरल फाइबर्स का वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी हाई होता है या ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंथेटिक फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा हीट सेंसिटिव होते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर सिंथेटिक फाइबर्स को हीट किया जाए तो वो बहुत जल्दी पिघलना शुरू कर देते हैं। जैसे कि प्लास्टिक को हीट किया जाता है तो वो पिघलते हैं, तो उसी तरीके से सिंथेटिक फाइबर्स को हीट करेंगे तो वो भी मेल्ट हो जाएंगे, पिघलने लगेंगे। और ज़्यादा हाई टेम्परेचर अगर इन्हें मिलेगा, ज़्यादा हीट अगर इन्हें मिलेगा, तो वो पिघलने के बाद फ्लेम्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जल भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंथेटिक फाइबर्स लेस एक्सपेंसिव होते हैं, चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं एज दैट कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि इन्हें डायरेक्टली नेचर से ऑब्टेन किया जाता है, डायरेक्टली प्लांट या एनिमल प्रोडक्ट से इन्हें ऑब्टेन किया जाता है, तो वो थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स को हम केमिकल्स से बनाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनाते हैं, तो वो कंपेरेटिवली चीपर होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स को कंपेयर करने के बाद अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सिंथेटिक फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स में सिंथेटिक फाइबर्स के कितने सारे फ़ायदे हैं। चलिए इन फ़ायदों को, इन एडवांटेजेस को अब हम लोग समराइज़ करते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत दिनों तक इन्हें यूज़ किया जा सकता है और बहुत जल्दी ये डैमेज नहीं होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स को मेंटेन करना बहुत इजी है क्योंकि इन्हें धोना और सुखाना बहुत ही एक इजी प्रोसेस है। सिंथेटिक फाइबर्स रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं, बहुत जल्दी श्रिंक नहीं होते हैं, उनमें बहुत जल्दी फोल्ड्स या रिंकल्स के निशान नहीं पड़ते हैं। तो इसे इन सिंथेटिक फाइबर्स को आपको बार बार प्रेस करने की, आयरन करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंथेटिक फाइबर्स मॉथ रेजिस्टेंट भी होते हैं, मतलब कि इनमें बहुत जल्दी कीड़े मकोड़े या फंगस का ग्रोथ नहीं दिखता है, जैसे कि नेचुरल फाइबर्स में ऐसा पॉसिबल है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स में ये चीज़ नहीं होती है। सिंथेटिक फाइबर्स लेस एक्सपेंसिव होते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, तो मतलब ईजिली अफोर्डेबल है, ज़्यादातर लोग इन्हें अफोर्ड कर सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स हल्के भी होते हैं, लाइट वेट भी होते हैं, तो इसलिए इन्हें पहनना भी बहुत ईज़िली लोग इसे पहन सकते हैं। किसी चीज़ के अगर फ़ायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, तो सिंथेटिक फाइबर के भी कुछ नुकसान हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपको पता है कि सिंथेटिक फाइबर का जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होता है वो बहुत कम होता है, जिसका मतलब है कि सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो अगर कोई इंसान सिंथेटिक का बना हुआ कपड़ा पहनता है, सिंथेटिक फैब्रिक का बना हुआ कपड़ा पहनता है, तो उसके बॉडी में प्रेजेंट जो स्वेट है वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता है और वो स्वेट बॉडी में ही रह जाता है, जिसके वजह से जो सिंथेटिक फैब्रिक है वो उसके बॉडी से चिपक जाता है। इस वजह से उस इंसान को अनकंफर्टेबल महसूस होता है। और एक और चीज़ ये भी है कि सिंथेटिक फैब्रिक में होल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, पोर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसके वजह से बॉडी का जो हीट है वो बाहर नहीं निकल पाता है और बाहर जो ठंडी हवा है वो बॉडी के अंदर नहीं आ पाती है, और इस वजह से इंसान को और ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। दूसरी चीज़ ये कि सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में जैसे हम लोगों ने देखा था कि वो बहुत ही ज़्यादा हीट सेंसिटिव होते हैं, मतलब बहुत जल्दी इनमें आग लग सकती है, ये आग के कांटेक्ट में या हीट के कांटेक्ट में आएंगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे और बॉडी से चिपक जाएंगे। तो
इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि कभी भी अगर हम आग से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, फायर रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, चाहे किचन में काम कर रहे हैं या लेबॉरेटरी में काम कर रहे हैं, तो कभी भी सिंथेटिक का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उसमें आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। एक और पॉइंट ये भी है कि सिंथेटिक फाइबर्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब ये सॉइल में जाने के बाद पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो इसीलिए जब भी कोई भी सिंथेटिक फाइबर हम फेंकते हैं, अगर वो सॉइल में डंप होता है तो वो बाद में जाकर के सॉइल पोल्यूशन कॉज कर सकता है, क्योंकि वो सॉइल में जाने के बाद पूरी तरीके से सॉइल में मिक्स नहीं होता है, उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है। वो इसीलिए क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स को हम कभी भी नेचुरल सब्सटेंस से नहीं बनाते हैं, उन्हें बनाने के लिए हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उनका डिकम्पोजिशन होने में काफ़ी टाइम लगता है और नियरली नॉन बायोडिग्रेडेबल होने के वजह से ये सॉइल पोल्यूशन कॉज करता है। इस वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर से रिलेटेड एक फाइनल वीडियो आने वाली है जो कि बहुत ही जल्दी हमारे चैनल पर अपडेट हो जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड अपने सजेशंस कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़े हुए सारे नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगली बार एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।